नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 100 ज्योग्राफी के वन लाइनर्स। मैंने दोस्तों पहले एक वीडियो बना दी है जिसे मैंने ऑलरेडी जो फर्स्ट 100 वन लाइनर्स थे वो डिस्कस किए हैं। तो आगे उसके आगे के वन लाइनर्स आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो को लाइक कर देना ताकि मैं अच्छी वीडियो बना सकूं आगे भी, और जितने और कंटेंट मुझे मिलते रहें और टफ टफ क्वेश्चंस मिलते रहे मैं कलेक्ट करूं और उन पे वीडियोस बनाऊं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को प्लीज़। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में। पहला है, भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल है 60 से 70%। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया जाता है, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? गेहूं से। HYV कार्यक्रम का भारत में डैश डैश भी कहा जाता है, नव कृषि नीति। HYV को भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? पश्चिम बंगाल को कहते हैं धान का कटोरा। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो दोस्तों, ऑपरेशन जो फ्लड है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? तो भारत की 60% जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग 60% है, भारत की कुल जनसंख्या का। भारत में पीत क्रांति का संबंध है तिलहन के उत्पादन से। पीत क्रांति का संबंध है तिलहन के उत्पादन के साथ। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायवी क्षेत्र है? कितने कृषि जलवायवी क्षेत्र है भारत में? तो 127 जलवायवी क्षेत्र है। कितने क्षेत्र हैं? 127 जलवायवी क्षेत्र है। सामाजिक वानिकी है सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगना और उनकी व्यवस्था करना। सामाजिक वानिकी है सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना। किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है हमारे तमिलनाडु को। जादूगुड़ा का संबंध है यूरेनियम से। जादूगुड़ा क्षेत्र है उसका संबंध किससे है? यूरेनियम के खनन से। हाल में आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? तो यूरेनियम निक्षेप के लिए आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली यूरेनियम निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है। केरल राज्य किस खनिज के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो केरल जो है, स्पेशली केरल राज्य लोहा अयस्क के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज है पेट्रोलियम। ऊपरी ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी, ऊपरी की बात हो रही है, ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज है पेट्रोलियम। पश्चिम बंगाल की रानीगंज का संबंध है कोयला क्षेत्र से। तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज है, उसका क्षेत्र किससे है? कोयला क्षेत्र से है। कोयला का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? झारखंड। ये बहुत महत्वपूर्ण है, झारखंड राज्य में कोयला का सबसे बड़ा भंडार है। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वह किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? हीरा। तो जो हीरा पन्ना आपने सुना होगा, हीरा पन्ना शब्द बहुत बार आया है, कई जगह आपने सुना होगा ही। तो पन्ना क्षेत्र, पन्ना जो है, जो एरिया है वो है मध्य प्रदेश में। वो किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख से पाइपलाइन द्वारा ले जा रहे लौह अयस्क का गंतव्य स्थान कौन सा है? मंगलोर। जो कुद्रेमुख से पाइपलाइन के थ्रू, जो कुद्रेमुख जगह है वहाँ से पाइपलाइन के थ्रू जो है हम एक लोहा अयस्क को ले जा रहे हैं। कहाँ तक ले जा रहे हैं? मंगलोर तक। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी स्पेशली तांबे के लिए प्रसिद्ध है। असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करण शालाओं, रिफाइनरियों की संख्या है। तो असम, स्पेशली असम राज्य की बात हो रही है यहाँ पर। तो कितने शालाएँ हैं, कितनी रिफाइनरीज हैं? 4 रिफाइनरीज है, तेल रिफाइनरीज 4 हैं असम राज्य में। मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? जो मुंबई उच्च तेल क्षेत्र है वो अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ है। इस समय भारत के कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिकतम उत्पादन कौन करता है? तो
कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिक उत्पादन अपतटीय मुंबई हाई करता है सबसे ज़्यादा। जो कच्चे पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? अपतटीय मुंबई हाई। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? तो जो छोटा नागपुर स्थित है वो मुख्य आयरन और स्टील उद्योग पठार में स्थित है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापीय। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वो रूस की मदद से स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है भद्रावती में। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ है स्थित है? भद्रावती में। भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलुरु में। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए प्रसिद्ध है। अनंतपुर जिला स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था, जो पहला पत्तन बोलते हैं इसको, सबसे पहला पत्तन कांडला था। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कौन सा है? कांडला। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर है? सतलुज नदी पे है। तो भाखड़ा नागला बांध किस नदी पे है? सतलुज नदी पे है और यह हिमाचल में स्थित है। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? टिहरी बांध उत्तराखंड में है और ये किस नदी पे किया गया है? भागीरथी नदी पे किया गया है। भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान लगभग है 5वां भाग। तो अभी बहुत कम है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। कुल विद्युत शक्ति का जल विद्युत शक्ति का योगदान है हमारा 5वां भाग। इंदिरा गांधी नहर को किन दो नदियों से पानी मिलता है? अच्छा, किस नदी से पानी मिलता है? तो सतलुज नदी से हमको इसको पानी मिलता है। किसको? इंदिरा गांधी नहर, बहुत महत्वपूर्ण नहर है। इंदिरा गांधी नहर को सतलुज नदी से मिलता है। व्यास नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो व्यास नागार्जुन सागर बांध नदी है, कृष्णा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध और ये गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। जो भारत का सबसे लंबा बांध है वह है हीराकुंड बांध। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? जो हमारी सलाल जल विद्युत परियोजना है वह है जम्मू कश्मीर में स्थित है। मुल्लई पेरियार बांध का झगड़ा किन दो राज्यों के बीच है? तो मुल्लई पेरियार बांध का झगड़ा जो है केरल में है। जो पेरियार नदी वो केरल की सबसे बड़ी नदी है तो केरल में होगा, और दूसरा केरल में से तमिलनाडु। तो इन दो राज्यों के बीच है मुल्लई पेरियार बांध का झगड़ा। भारत में बिजली की चिरकालिक कमी रही है क्योंकि बिजली की मांग बढ़ती जा रही है जबकि उत्पादन और वितरण नहीं बढ़ा है। किशनगंगा परियोजना भारत और किसके बीच विवाद का मुख्य कारण है? पाकिस्तान के बीच है। किशनगंगा परियोजना भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के कारण है। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं ताप ऊर्जा, और भारत का सबसे मुख्य स्रोत भी ताप ऊर्जा ही है। तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? जो तालचेर है वो भारी जल संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण है तालचेर। कौन सा समुद्र पतन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है? राउरकेला स्टील संयंत्र के निकट पारादीप समुद्र पतन है। पारादीप समुद्र पतन राउरकेला स्टील संयंत्र के निकट है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है पारादीप और हल्दिया। जो भारत के पूर्वी तट है उस पर स्थित पत्तन कौन सा है? पारादीप और हल्दिया। कांडला पत्तन पोर्ट कहाँ पर स्थित है? वो कच्छ की खाड़ी में है। कांडला पत्तन या पोर्ट कहाँ पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी में है। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? कोलकाता एक नदी या बंदरगाह है। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े गए हैं? तो NH2 जो नेशनल हाईवे नंबर 2 कोलकाता और दिल्ली को जोड़ता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेरम्बूर चेन्नई में। जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? पेरम्बूर चेन्नई में। भारत की किस जोन में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो भारत के किस जोन में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? वो है मुंबई में। मुंबई में 2 रेलवे जोनों का मुख्यालय है। कोंकण रेलवे जोड़ती है रोहा मंगलोर को। जो कोंकण रेलवे है वो किसको जोड़ती है? रोहा से मंगलोर को जोड़ती है कोंकण रेलवे। यहाँ दी गई अवधि समिष्ट में होने वाली मौतों की संख्या है मृत्यु दर। उसकी जाति की
व्यष्टियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं, अप्रवासन कहते हैं उसे। जन्म दर मापती है एक वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या प्रति हजार आबादी में। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। वैसे इसका आंसर बिहार होगा। सबसे घनी आबादी वाला राज्य बिहार होगा। सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार में है, तो आप इसका आंसर देख सकते हैं वैसे कि बिहार है कि उत्तर प्रदेश है। उस राज्य का नाम बताएं जिसके जनघनत्व सबसे कम है। वह है अरुणाचल प्रदेश। 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की अधिकतम घनत्व किस राज्य का है? तो 2001 की गण यहाँ पर 2001 की बात हो रही, तो 2001 में दिल्ली था सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि किस दशक में दर्ज की गई? तो 1911 से 1921 में भारत की क्या थी? ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात में सबसे निचले स्तर पर है? तो संघ राज्य क्षेत्र की बात हो रही, यानी यूनियन टेरिटरी की बात हो रही, तो चंडीगढ़ का सबसे कम अनुपात है। पिछली जनगणना 2001 की जनगणना वृद्धि की सबसे अधिक दर भारत के किन राज्य में देखी गई थी? तो 2001 की बात हो रही, 2011 की बात नहीं हो रही इसमें, 2001 की बात हो रही। तो कहाँ देखी गई थी? नागालैंड में देखी गई थी 2001 में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये भी शायद 2001 की जनगणना के अनुसार उड़ीसा में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1991 से 2001 की अवधि के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर थी, ये 1.93% थी। आप जो है 2011 का पढ़ना है, वैसे आप ये 2000 इसमें जो है पुराना डाटा दिया है, तो आप 2011 का पढ़ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत की साक्षरता दर है, ये भी पुराना डाटा है, अभी 65% नहीं है, अब तो 78% हो चुकी है भारत की साक्षरता दर। भारत की जनसंख्या त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक है उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य उत्तरदायी है सामाजिकरण। जुलाई 2001 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों की शिशु लिंगानुपात में कमी है 4 गुना। या अब ये 2011 का जनगणना से एक प्रश्न है, तो लिंगानुपात का है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बताया गया कि शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग अनुपात की कमी है। तो ग्रामीण क्षेत्र में लिंग अनुपात की कमी है, वो भी 4 गुना ज़्यादा कमी है। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल राज्य बहुत ज़्यादा सही परफॉर्म करता है इस चीज़ों में, तो केरल में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। कुकी किस राज्य में स्थित संबंधित है? कुकी जो है मणिपुर राज्य में संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है गोंड जनजातीय समूह, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। वन महोत्सव किससे संबंधित है? वृक्षारोपण से। उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल ही में क्यों बढ़ी? आपात क्षेत्र में वन कटाई की वृद्धि के कारण। मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? तो कच्छ की खाड़ी, जो कच्छ की खाड़ी है उसे भारत ने समुद्री पार्क घोषित किया है मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए। किस पर्वतीय स्थल का नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? दार्जिलिंग का है, वज्रपात स्थल है इसका, जो पर्वतीय स्थल का नाम का अर्थ है। अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का अपातनी मुख्य जनजातीय समूह है। क्या नाम है? अपातनी। अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है अंटार्कटिका में? दक्षिण गंगोत्री, जो कि अब बंद हो चुका है वैसे, लेकिन सबसे पहले हमने यही खोला था, दक्षिण गंगोत्री खोला था। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है हमारे लखनऊ में स्थित। मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्न कोटिकरण अनिवार्य तो किसके कारण माना जाता है? उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण। आगे बढ़ते हैं। पूर्व तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोरोमंडल पर्वतीय तट, कोरोमंडल तटीय मैदान। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया गया है? ये मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था। तो ये 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है ईस्ट, वो हमारा भारत का क्या है? समय रेखा है भारत की। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है, सातवां जो है, सातवां सबसे बड़ा देश भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, पहले था गोंडवाना लैंड का अंग था पहले भारतीय उपमहाद्वीप भी, जिसमें जो है अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल थे। कौन सा देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़ा है? भारत और जो है
पाक होना चाहिए था, भारत और श्रीलंका। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करती है? अफगानिस्तान से करती है। जो कि अगर हम ओरिजिनल मैप देखें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच रेखा है, जिसे डूरंड रेखा बोलते हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? यह सबसे बड़ा संघ राज्य मतलब यूनियन टेरिटरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? वो है, पहला तो है हमारा उत्तराखंड, दूसरा है हमारा उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है सिक्किम और पांचवा है पश्चिम बंगाल। किस शहर को भारत के शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? नागपुर को जाना जाता है शून्य मील केंद्र के नाम से। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है? यह हमारी गुजरात के पास सबसे ज़्यादा तट रेखा वाला राज्य गुजराती है। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? यह अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा अलग किए गए हैं? 10 डिग्री चैनल के द्वारा ये दोनों द्वीप समूह अलग होते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों के साथ लगती है। वो 3 देश कौन कौन से हैं? एक नेपाल है, एक भूटान है और तीसरा बांग्लादेश है। केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे छोटी है? अ, यह है गोवा। गुजरात तट से दूर किस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं? उसका नाम है सर्क क्रीक। संघ राज्य क्षेत्र पौंडीचेरी की सीमा किसके साथ लगती है? जो पौंडीचेरी है तमिलनाडु के साथ भी लगती है, आंध्र प्रदेश के साथ भी लगती है और केरल के साथ भी लगती है। जोजिला दर्रा जोड़ती है श्रीनगर को लेह से। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? जो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है कुल्लू घाटी। पालघाट किन राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को पालघाट जोड़ता है। और जो नीलगिरी और अन्नामलई पहाड़ियों के बीच में है ये पालघाट। तो दोस्तों आज के 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगली वीडियो में भी हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।